अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 1.1 मेंशन है आपके बुक में, वो क्या है कि यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट आईडीज़ दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपके पास वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं? वो ऐप्स जिनके ज़रिए से या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके ज़रिए से आप मोबाइल पे सर्चिंग करते हो। ठीक है, जैसा आपके सर्च इंजन कौन से अवेलेबल है, क्रोम हो गया, गूगल हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपरा हो गया, मोज़िला हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स। उसमें अगर आप डाल के सर्च करोगे IDEs फॉर सी लैंग्वेज, ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जो भी अभी मैं आपको करके भी बताऊंगी। तो उनमें से आपने कोई से भी 3 याद कर लेने हैं। तो एक है इक्लिप्स है, दूसरा है नेटबीन्स और तीसरा है सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी आपकी क्या है कि ओपन द IDE इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर लैब, राइट द प्रोग्राम दैट शो आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन द टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर IDE एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो आपने अपने कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल की है? IDE टर्बो सी, और आपके जो मोबाइल से उन पे है C++ ड्राइव। वहाँ पे आपने प्रोग्राम टाइप करना सीखा था जो आपका लेक्चर 2 था, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसमें आपने सेम ऐसे ही टाइप किया था, #include stdio.h, फिर आपने वाइट मेन, फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और फिर आपने इसको क्लोज करके जब रन किया था तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आ गया था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जिसको नहीं याद वो अपना, तो वो आपका हेलो वर्ल्ड जो है वो शो हो गया था। ठीक है, फिर एक्टिविटी 1.3 है कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, उसमें से आपने रिजर्व वर्ड्स निकालने हैं। पहला है इंट किससे यूज़ होता है? इंट आपका यूज़ होता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, ये आपका रिजर्व वर्ड्स है। और रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनको हम अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंटीजर भी प्री डिफाइंड है, जहाँ पे भी इंट लिखा होगा कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका मतलब है इंटीजर, ये एक डाटा टाइप है। ठीक है, तो ये रिजर्व वर्ड है। उसके बाद पैक है, ये उसके ये रिजर्व वर्ड नहीं है। उसके बाद क्रिएट है, ये भी रिजर्व वर्ड नहीं है। फिर केस है, आगे जब एडवांस सी लैंग्वेज आती है वहाँ पे केस आते हैं, केस 1 2 3 और सो ऑन, आपने जो भी केसेस रखने होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, ये भी रिजर्व वर्ड है। रिटर्न आपका रिजर्व वर्ड है। स्मॉल नहीं है, मैथ नहीं है। स्ट्रक्ट, जब आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके लिए स्ट्रक्ट यूज़ होता है। तो ये भी अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये रिजर्व वर्ड है। फिर आपका जो प्रोग्राम है वो भी रिजर्व वर्ड नहीं है, जो लाइब्रेरी है वो भी रिजर्व वर्ड नहीं है। तो इस लिस्ट में से हमारे 4 रिजर्व वर्ड निकले हैं, एक है इंट, एक है केस, फिर स्ट्रक्ट और रिटर्न। उसके बाद आपकी है एक्टिविटी 1.4, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सी प्रोग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास जहाँ पे भी हैश का सिंबल होता है तो आप समझ जाना कि आपका हेडर सेक्शन है। तो आपकी ये जो पहली 2 लाइंस हैं वो किसकी हैं? हेडर सेक्शन है। ये आपकी हेडर फाइल्स का सेक्शन है, तो उसको हेडर सेक्शन बोलेंगे। हैश वाली दोनों लाइन यानी #include stdio.h और #include conio.h, ये दोनों आपका क्या है? हेडर सेक्शन है। उसके बाद आपके पास है वाइड मेन आपका कौन सा सेक्शन होता है? ये आपके मेन सेक्शन है। ठीक है, और आपके पास जब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट जहाँ से होती हैं और जहाँ पे वो एंड हो जाती हैं, तो ये आपका कौन सा सेक्शन कहलाता है? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आपका 3rd सेक्शन है। पहला आपका हो गया हैश वाला पार्ट, हेडर सेक्शन, फिर आपका वाइड मेन वाला पार्ट मेन सेक्शन, और जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस शुरू हो रही है एंड हो रही है वो हो गया बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, फिर आपके पास एक्टिविटी 1.5 है, टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट वन देखो, उसने दिया हुआ है स्टार, शुरू में एक स्टार दिया है और एंड में एक स्टार दिया है। अब आपके पास कमेंट्स की 2 ही टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंगल लाइन जो कि शुरू में ही आप डबल लाइन लगा देते हो, एक होता है मल्टी लाइन जिसमें आप लाइन लगाते हो उसके बाद स्टार आ जाता है, फिर अब अपना आप कमेंट पूरा लिखते हो
एक से ज़्यादा लाइन पे ये मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जहाँ पे आप उसको एंड करते हैं वहाँ पे भी स्टार लगा के और फिर आप लाइन लगा देते हो, ठीक है। ये दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास ये सिंगल लाइन वाला और एक आपके पास है मल्टी लाइन वाला, ठीक है। तो हमने इन दोनों पैटर्न्स को देखना है। पहला जो है सिर्फ स्टार लगा हुआ है, तो स्टार तो ना सिंगल लाइन, सिर्फ अकेला स्टार ना तो सिंगल लाइन पे आता है ना मल्टी लाइन पे, ये भी ठीक नहीं है। सेकंड देखो उस पे है, शुरू में उसने बैक स्लैश लगाई हुई है, एंड पे लगाई हुई है, लेकिन उसमें स्टार मिसिंग है, तो ये भी नहीं है। फिर आपके पास परसेंटेज का सिंबल है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। फिर आपके पास है बैक स्लैश स्टार और फिर यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है और फिर स्टार और बैक स्लैश। अब देखो ये बिल्कुल सेम मल्टी लाइन वाला पैटर्न है, तो ये आपका वैलिड है। उसके बाद अगर आप सेकंड लास्ट में देखो तो बैक स्लैश है, स्टार है, स्टार तो उसका बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, एंडिंग पे यहाँ पे देखो स्टार मिसिंग है, तो ये आपका वैलिड नहीं है। और फिर आपका यहाँ पे देखो सिंगल लाइन कमेंट से स्टार्ट है ये वाला कमेंट, लेकिन ख़त्म किस पे हो रहा है, मल्टी लाइन पे, ये भी वैलिड नहीं है। तो सिर्फ आपके पास वैलिड कौन सा है, थर्ड लास्ट वाला, जहाँ पे शुरू में बैक स्लैश है, स्टार है, फिर कमेंट है, स्टार है, बैक स्लैश है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 1.5। उसके बाद एक्टिविटी 1.6, ठीक है। यहाँ पे है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब आपके पास कॉन्स्टेंट जो है वो कितने किस्म के हैं, एक है इंटीजर, दूसरा है आपके पास रियल, तीसरा है आपके पास कैरेक्टर। इंटीजर में सिंपल आपने ये करना है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, इंटीजर में सिंपल होता है। ये रियल वाला जो होता है ना, ये डेसिमल पॉइंट के साथ होता है, और कैरेक्टर के शुरू में और आखिर में सिंगल कोट्स लगे होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला, देखो यहाँ पे पहला आपका क्या है, आपके पास है 12 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। सेकंड देखो आपके पास 1.2 में पॉइंट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल। फिर आप देखो स्टार के आगे और पीछे सिंगल कोट्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। फिर -21, अब -21 जो है ये आपका इंटीजर ही बनता है, क्योंकि इंटीजर में प्लस और माइनस अलाउ है, ठीक है। पॉइंट वाला डिजिट आ गया 32.768, तो ये आपका क्या हो गया, रियल कांस्टेंट। फिर आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट आ गया, क्योंकि इसके ए के आगे और पीछे सिंगल कोट्स हैं। फिर -12.3, ठीक है, पॉइंट आ गया, तो ये आपका रियल कांस्टेंट हो गया। सिर्फ 41 है, 41 आपका इंटीजर कांस्टेंट है। 40.0 आपका क्या है, कैरेक्टर फ्लोट है। और फिर आपके पास बैक स्लैश आ गया, जिसके आगे और पीछे जो है वो कोड्स लगे हुए हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। फिर आगे आपके पास आ गई एक्टिविटी 1%, इंसर्ट द वैलिड वेरिएबल नेम्स अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स जो हैं वो अगर आप टॉपिक पढ़ें अपना, यहाँ पे जो मेंशन है मैं वही निकालती हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, आपकी बड़ी ABC यानी A to Z, आपके अपर केस भी अलाउ है, लोअर केस यानी छोटी ABC भी आपको अलाउ है, A से Z तक। आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा एक जो स्पेशल सिंबल है वो है अंडरस्कोर साइन, जो कि इस तरह से होता है, ठीक है। आपको ABC अलाउ है, अल्फ़ाबेट्स अलाउ है, आपको डिजिट्स अलाउ हैं, और आपको अंडरस्कोर अलाउ है। वेरिएबल नेम मस्ट बिगन विद द लेटर। आपका वेरिएबल का नाम एक लेटर से शुरू हो सकता है या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। इट कैन नॉट बिगन विद द डिजिट, यानी ये किसी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड वन क्या है, रिजर्व वर्ड भी आपका वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। और फोर्थ क्या है कि आपको अपना वेरिएबल का नाम जो है वो कंसाइज लेंथ में रखना चाहिए, यानी प्रॉपर नाम होना चाहिए, बहुत लंबा नाम भी ना हो, बहुत शॉर्ट नाम भी ना हो। वेरिएबल का नाम पढ़ के पता चल जाएगा कि किस पर्पज़ के लिए किया गया है, ठीक है। और लास्ट क्या है कि आप एप्रोप्रिएट नाम दो अपने वेरिएबल का, ना कि इनएप्रोप्रिएट।
अब हम वापस जाते हैं अपने एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन अंडरस्कोर हेलो। अंडरस्कोर देखो सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल का जो नाम है वो अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, तो ये आपको अलाउ है। ठीक है, अंडरस्कोर हेलो आपको अलाउ है क्योंकि ये अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है। फिर है वन वेर। हमने वेरिएबल के जो रूल्स पढ़े हैं उसके सेकंड रूल में यही है कि आपके वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये वैलिड नहीं है। फिर है रोल अंडरस्कोर नाम। हमने ये पढ़ा है फर्स्ट रूल में, वेरिएबल के फर्स्ट रूल में, कि आपके जो वेरिएबल है उसके नाम के शुरू में भी अंडरस्कोर आ सकता है और मिडल में भी आ सकता है, यानी कहीं भी आ सकता है, तो ये आपको अलाउ है। फिर एयर 23 ब्लू। आपके वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, लेकिन डिजिट जो है वो आपके वेरिएबल्स के नाम के बीच में आ सकता है, तो ये आपको अलाउ है। फिर है फ्लोट। फ्लोट एक रिजर्व वर्ड है, ये आपको अलाउ नहीं है। फिर है केस। केस भी रिजर्व वर्ड है, ये भी आपको अलाउ नहीं है। फिर डॉलर साइन कार। अब ये देखिए एक स्पेशल वर्ड लगा हुआ है डॉलर, तो आपको सिर्फ एक स्पेशल वर्ड अलाउ है, अंडरस्कोर, तो डॉलर्स आपको अलाउ नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर है नेम। नेम एक सिंपल वेरिएबल नेम है, ये आपको अलाउ है। फिर है इक्वल्स टू कलर। आपको सिर्फ स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर अलाउ है, इक्वल्स टू भी अलाउ नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर आ गया फ्लोट। फ्लोट अगेन आपका रिजर्व वर्ड है, वो भी अलाउ नहीं है। तो उस लिस्ट में से 4 वेरिएबल्स नेम निकले हैं, अंडरस्कोर हेलो, रोल अंडरस्कोर नाम, नेम, एयर 23 ब्लू। फिर देखिए आपके पास आ गया एक्टिविटी 1.8 राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? मुनासिब डाटा टाइप टू स्टोर योर पर्सनल डाटा। फर्स्ट देखो आपका है इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, आपके नाम का शुरू का लफ्ज़। देखो आपका नाम तो आपको पता है इंग्लिश में लिखो तो ए से ही शुरू होता है, तो आपका नाम की डाटा टाइप क्या हो जाएगी? करेक्टर, क्योंकि करेक्टर अपने अंदर अल्फ़ाबेट्स को भी स्टोर करता है। इनिशियल लेटर ऑफ जेंडर, आपकी जेंडर या मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी आपकी डाटा टाइप क्या होगी? जेंडर के लिए करेक्टर। फिर आपके पास एज आ गई। एज हमेशा एप्रोप्रिएट होती है, या बंदा 11 साल का होता है, 12 का या 13 का या 14 का, वो आपकी क्या आ जाएगी? इंटीजर। फिर आपके मार्क्स जो हैं वो भी एग्जैक्ट ही होते हैं मोस्टली, तो वो आपका आ जाएगा इंटीजर, यानी ना मार्क्स में पॉइंट होता है ना आपकी एज में पॉइंट होता है, तो इन दोनों की डाटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। फिर देखिए आपकी हाइट हमेशा पॉइंट्स में होती है, तो उसके लिए डाटा टाइप क्या हो जाएगी? फ्लोट। अब एज यूजुअल हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये तो आपका आ गया ना हेडर सेक्शन, ये आपने हेडर सेक्शन जो है ये रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंट मेन। चाहे आप इस पार्ट को कंटिन्यू करो या आप इसकी जगह लिख सकते हो वॉइड मेन, ठीक है। और अगर आप वाइड मेन रखोगे ना तो आपको ये रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। अगर आप शुरू में वाइड मेन लिख देते हो तो आपको रिटर्न 0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये रखते हो तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप फ़िलहाल अपनी डाटा टाइप रिटर्न डाटा टाइप वाइड रखो, ठीक है, वाइड मेन। इसलिए इसको सिंपल कर देते हैं वाइड मेन। फिर उसके बाद देखो आपका हमने कहा था कि नाम आपने किस में स्टोर करना है? करेक्टर में, तो आपके पास डाटा टाइप क्या आ गई? करेक्टर। फिर नाम के लिए आपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है? एन, और उसके अंदर आपने इनिशियल अपना डाटा जो अपने नाम का इनिशियल है वो स्टोर कर दिया। सपोज़ आपका नाम मदीहा है तो आपने उसका एम जो है वो किसके अंदर स्टोर कर दिया है? अपने एन के अंदर, ठीक है। फिर आपने कॉमा लगाया, ठीक है। फिर आपने जेंडर को किया, जेंडर को स्टोर करना है, तो सपोज़ अगर मेल जेंडर है तो वो तो मेल यहाँ पे स्टोर करेगा। सपोज़ आप मतलब अपने लिए कर रहे हैं फीमेल, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ़, ठीक है, फीमेल का एफ़ इनिशियल लेटर हमने स्टोर कर दिया। आपका वेरिएबल का नाम जेंडर के लिए आपने क्या रखा है? जी, और उसके अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया है? एफ़। अब देखो क्योंकि ये सेम डाटा टाइप था, करेक्टर दोनों की डाटा टाइप सेम थी, तो हमने एक ही दफ़ा लिखा है करेक्टर, डाटा टाइप करेक्टर। फिर हमने वेरिएबल नाम लिखा है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया, फिर कॉमा लगा के हमने दूसरा वेरिएबल नाम
और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करती है। जब सेम डाटा टाइप हो तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप कॉमा लगा के अपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे भी इस तरह हुआ है, आपके एज और आपके मार्क्स की डाटा टाइप सेम थी इंटीजर, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंट एज इक्वल्स टू 20, आपने एज के अंदर क्या स्टोर कर दिया 20, और मार्क्स इक्वल्स टू 800, आपने मार्क्स के अंदर क्या स्टोर कर दिया है 800, ठीक है। फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट डाटा टाइप है हाइट, नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल हाइट, और जो आपकी हाइट होती है हमेशा पॉइंट्स में होती है, तो इसलिए डाटा टाइप फ्लोट रखी। फ्लोट हाइट इक्वल्स टू 6.1, आप अपनी जो भी हाइट होगी वो इसके अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो आपने इन 5 को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, ठीक है। अब स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए ये आगे लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हुए हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को क्या बताते हैं कि उसने किस डाटा टाइप को प्रिंट करना है, यानी स्क्रीन के अंदर किस डाटा टाइप को प्रिंट करना है। यहाँ पे देखो नेम के लिए आपने वेरिएबल रखा था n, जिसकी डाटा टाइप क्या थी करेक्टर, तो करेक्टर के लिए फर्स्ट आपने क्या रखा हुआ है %c, यानी c किसके लिए होता है करेक्टर के लिए। तो आप कीजिए, सपोज़ आपकी ये आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे n के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त m, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा m, ठीक। फिर आपके पास जेंडर के लिए वेरिएबल का नाम था g, जिसकी डाटा टाइप थी करेक्टर, तो देखो सेकंड नंबर पे आपने क्या दिया हुआ है करेक्टर, तो आपका जो फीमेल का f है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड पे देखो, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपने एज दी हुई है, एज की डाटा टाइप क्या होती है इंटीजर, और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %d, तो यहाँ पे थर्ड पे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 20, क्योंकि एज के अंदर पड़ा हुआ है 20। फिर आपके पास मार्क्स आ गए, मार्क्स की डाटा टाइप भी क्या है इंटीजर, और इंटीजर के देखो फोर्थ नंबर के परसेंटेज भी गिवन है, तो फोर्थ नंबर पे 800 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर की हुई है 800। फिर आपके पास आ गई हाइट, ठीक है। हाइट आपने फ्लोट डाटा टाइप है, और हाइट के अंदर इसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ 6.1, तो देखो फिफ्थ नंबर पे आपका यहाँ पे हाइट है, तो फिफ्थ नंबर पे आपने अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई दिया हुआ है %f, यानी फ्लोट को प्रिंट करो, और उसके अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 6.1, तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 6.1, ठीक है। अब मैं आपको करके बताती हूँ ये प्रोग्राम कैसे रन होगा।